नमस्कार दोस्तों, मैं निशा डोरानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ठीक है, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे, मैं आपसे यहाँ पूछती जाऊँगी और रिविजन करवाती जाऊँगी। ठीक है, हमने बात की थी, अच्छा आहार नाल की लंबाई की बात हो गई थी। कौन कौन से पार्ट आते हैं? बकल कैविटी से मुख गुहा से स्टार्ट होकर एनएस पे जाके गुदा पे जाके खत्म होता है। अच्छा, हमने बात की थी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा भाग बनाता है एलिमेंट्री कैनाल का? तो छोटी आंत बनाती है 6 से 7 मीटर। अच्छा, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अच्छा, बड़ी आंत छोटी है और छोटी आंत बड़ी है, ऐसा क्यों? क्यों कहते हैं बड़ी आंत को छोटी, मतलब बड़ी आंत उसको क्यों कहते हैं जब उसकी लंबाई 1.5 मीटर ही है, जबकि उसकी तो 6 से 7 मीटर है? तो डायामीटर ज़्यादा होने के कारण, ये बता चुकी हूँ मैं, व्यास जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी, अच्छा अगर मैं पूछूं आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, तो जठर रस। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सीपी, रेनिन मिल्क एंजाइम है जो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। कैसा है प्रोटीन? केसिन। कैसा है प्रोटीन? केसिन। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? पेप्सिन। पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का। लाइपेज, लाई में तेल नहीं, दुग्ध वसा का पाचन करता है। जो मिल्क में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम इसमें लाइपेज करता है। वसा का पाचन हमेशा लाइपेज एंजाइम में करेगा। सब में यही चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? अच्छा, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 थे। कौन कौन से? सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम, मलाशय जिसको कहते हैं। सिक्कम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल या जुड़ने वाले स्थल को ही हम सिक्कम कहते हैं। फिर कॉलोन 4 थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलोन। उसके बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ये याद है पूरा का पूरा? हमने इसके अलावा ये और कुछ बात की नहीं? अच्छा, मैंने एक और चीज पूछी थी, आमाशय की दीवारें कट्टी क्यों नहीं है? उसमें तो इतना अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है वो? कौन सा एसिड था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। याद है ना? तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी क्यों नहीं जलती? क्योंकि उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो उसकी पूरी की पूरी जो भित्तियां हैं, दीवारें हैं, उसको पूरा कवर करके रखती है ताकि वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए एसिड के। हाँ, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है HCl और जीवाणुनाशक एंजाइम, जीवाणुनाशक की तरह भी इसमें काम करता है। तो HCl के 2 काम है इसमें। क्या? अच्छा, जीवाणुनाशक एंजाइम किस में था? लार में था। कौन सा? लाइसोजाइम। पहले बात तो लार में मार दिया, उसके बाद जो थोड़ा कणा बैक्टीरिया छुप छुपा के नीचे आमाशय तक आ गया, उसके बाद आमाशय में भी HCl उसको मार देता है। ठीक है। हाँ, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ? छोटी आंत में। जल व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने भाग थे? 3। डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ तक आज बात कर ली थी पहले। आज हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अब संबंधित पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे। आहार नाल पहले पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, हाँ, ये आपकी संबंधित पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई? इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ इधर। ताकि आपका पूरा का पूरा आपको पेज मिल जाए इसी में। ठीक है, ये हमारे पास अब पूरा पेज आराम से लिखेंगे। हाँ, ये देखिए, हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बात की थी कौन कौन सी? लार ग्रंथियां जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जठर ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्रंथियां, वो हम उसमें बात कर चुके हैं। अब उसके बाद बचा यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय।
वो तीनों हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यकृत, अच्छा लाल ग्रंथि कितनी जोड़ी मानव शरीर में? 3 जोड़ी। कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी को मैंडिबुलर भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी सब ल्यूगल ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। हाँ, पीएच 6.8। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट यकृत की, लीवर कहाँ पर है ये चीज बता चुकी हूँ, दाईं ओर, बाईं ओर आमाशय और दाईं ओर यकृत, ठीक है। तो कहाँ पर है? दाईं ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ही है। मानव शरीर की, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहिस्रावी, अंतःस्रावी नहीं है। अंतःस्रावी फिर थायराइड है, बहिस्रावी की बात कर रही हूँ। बहिस्रावी जो एंजाइम स्रावित करते हैं, अंतःस्रावी जो हार्मोन से स्रावित करते हैं, बता चुकी हूँ पहले भी, ये बहिस्रावी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन कौन सी वाली? बहिस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी में पढ़ाऊंगी ना, तब थायराइड बताऊंगी, उसमें अंतःस्रावी है, ओके। दाईं ओर, अच्छा कितना वेट होता है इसका? तो 1.2 से 1.5 kg हमारे लीवर का वेट होता है। डन। ये आपका ये लीवर, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये 2 पालियों में बटा होता है, ये दिख रही है ये 2 पालियां, ये 2 पालियों में बटा होता है, और दोनों की दोनों पालियां कनेक्टिव टिश्यूज से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मैं ये चीज बता चुकी हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज जोड़ने वाले उत्तक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो 2 पालियों से मिलकर बनी होती है। पालियां मतलब लॉब्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैंने इसमें एक और चीज बताई थी आपको कि इन लीवर में, यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? याद है जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, ब्रूनर्स ग्रंथियों की बात ही बताई थी। कुफ्फुर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुफ्फुर कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, जिनको महाभक्षकाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभक्षकाणु, क्योंकि भक्षण करने का काम करते हैं। जो जीवाणु हैं उनका विघटन करने का काम करता है, ठीक है, और क्षीण रक्ताणुओं का भी विघटन करने का काम करता है। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है कुफ्फुर कोशिका किसमें पाई जाती है? तो यकृत में। तो कुफ्फुर कोशिकाएं सेल्स, डन, इसमें पाए जाते हैं, उपस्थित, प्रेजेंट, जिनको और क्या कहते हैं? तो महाभक्षकाणु भी कहा जाता है। महाभक्षकाणु जो जीवाणु के अपघटन विघटन में सहायक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा यकृत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यकृत की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यकृत के कार्य या फंक्शंस, क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। अच्छा एक और चीज, यकृत को क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आता है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस ग्रंथि या अंग को कहा जाता है? तो यकृत को ही कहा जाता है, ठीक है। बायोकेमिकल लेबोरेटरी, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लेबोरेटरी किसको कहा जाता है? हमारे लीवर को ही कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा लीवर ही अकेला 500 से ज्यादा फंक्शन, 500 से ज्यादा काम करता है, ठीक है। हाँ उसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं हम, जो हर बार क्वेश्चन आते हैं। वो 3-4 फंक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरिया का स्त्रावण करने का काम या संश्लेषण करने का काम कौन करता है? यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? तो लीवर। अच्छा बाहर निकलता अलग से है, वो हम जब उत्सर्जन तब पढ़ेंगे, तब हम किडनी की बात करेंगे, उससे बाहर निकलता है, ठीक है। तो यूरिया का संश्लेषण, लेकिन बनता कैसे है यूरिया इसमें, या यूरिक एसिड या अमोनिया? तो प्रोटीन, ये लीवर क्या काम करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म
मतलब उपापचय क्रियाओं का काम करता है। उपापचय की मतलब मेटाबॉलिज्म फंक्शन करके या उनकी क्रियाएं करके उसके बाद उसमें से अमीनो एसिड्स बनता है, यूरिक एसिड बनता है, अमोनिया बनता है, डीएनिमेशन की क्रिया के द्वारा यूरिया भी बनता है। तो ऐसे इसका यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड ये सब का फॉर्मेशन किस में होता है? तो यकृत में ही होता है। तो यूरिया का निर्माण या यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? तो यकृत में होता है, निकलता उधर से, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हिपेरिन का निर्माण किस में होता है? तो हिपेरिन का निर्माण भी लीवर में होता है। अच्छा, हिपेरिन होता क्या है? अभी जो एलडीसी का क्वेश्चन आया था उसमें पेपर आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, रक्त को जमने से रोकने में सहायक है। वापस क्वेश्चन पूछना, सुनना, रक्त को जमने से रोकने में सहायक है। मैं कह रही हूँ जमने में सहायक नहीं है, रोकने में सहायक है। जमने में सहायक तो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स ये सब आएंगी जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। विटामिन की भी बात करेंगे तो उसमें तो ये सब आएंगे, लेकिन रोकने में नहीं। उसको जमने से रोकने में सहायक है कि उसको जमने नहीं दे रहा, रोक रहा है उसको, तो उसमें कौन आएगा? तो उसमें आता है हिपेरिन। ये क्वेश्चन आया था उस टाइम, उसमें फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में हिपेरिन था, ठीक है। तो हिपेरिन, और बहुत लोगों ने गलत किया था वो चीज़। हाँ, हिपेरिन, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि मेटाबॉलिज्म का काम करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका पीतरस का स्त्रावण, पीतरस बाइल जूस जिसको कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है, पीतरस का स्त्रावण पूछ लेता है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको पित्ताशय मिल जाता है और आप बड़े इच्छा से, बड़े मतलब खुश होके कर देते हैं, हाँ फर्स्ट भी हमको पित्ताशय मिल गया, पीतरस का स्त्रावण मतलब पित्ताशय होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर पीतरस स्टोर होता है, संग्रहण होता है, लेकिन पीतरस का सैक्रेशन या स्त्रावण जो होता है वो लीवर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी एग्जाम में यहीं से देता है, क्योंकि जहां आप कंफ्यूज हुए वहीं से एग्जामिनर का क्वेश्चन पैदा होता है। चीज समझ में आई? तो पीतरस का स्त्रावण यकृत में होता है, लेकिन पीतरस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। आशय मतलब उसको वहां जगह दे रहा है रहने के लिए कि तू रह, ठीक है, तो वहां संग्रहण है, लेकिन स्त्रावण कहां पर है? तो यकृत में ही है। डन? हाँ, तो क्या सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण या निर्माण करने में सहायक है। दूसरी चीज अभी बताई, हिपेरिन का निर्माण, हिपेरिन का निर्माण। हिपेरिन क्या काम करता है? रक्त को जमने से रोकने में सहायक। चीज समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं हम, अभी बताया पीतरस का स्त्रावण कौन करता है? यकृत, और पीतरस का संग्रहण पित्ताशय। इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अभी बताया अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? यकृत को और किस नाम से जानते हैं? तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी इसको कहा जाता है, बायोकेमिकल लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन आ चुका है रीट का, इंपॉर्टेंट। जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म का जो वर्क है वो इसी में हो रहा है। 500 ज्यादा वर्क करने के कारण इसको जैव रासायनिक प्रयोगशाला, पूरी की पूरी बायोकेमिकल लेबोरेटरी ही कह दी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, आपको लीवर में क्या क्या ध्यान रखना है फर्स्ट वापस बता देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ वो याद रखना और भले छोड़ देना। इधर देखिए, सबसे ज्यादा फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर। डन? इधर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, बहिस्रावी अंतःस्रावी थायराइड आएगी। उसके बाद हमने बात की इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो कुफ्फुर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको महाभक्षकाणु कहते हैं, जीवाणु का विघटन करने में सहायक होता है। उसके बाद हमने यकृत के फंक्शन की बात की, तो लीवर के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो हिपेरिन का निर्माण जो रक्त को जमने से रोकने में सहायक है, पीतरस का स्त्रावण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूरिया का निर्माण या संश्लेषण, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला
बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टावण ध्यान रखना, संग्रहण मत कर देना, वो पित्ताशय में आएगा, ठीक है। और जैव रासायनिक प्रयोगशाला किस अंग या ग्रंथि को कहा जाता है, तो वो भी यकृत को कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं, ये चीज बता चुकी हूँ, क्योंकि एंजाइम स्रावित करके इन सब का काम करता है। डन। हाँ, ये बात हो गई आपके यकृत की, ठीक है। अभी फर्स्ट हमने बात की लीवर। ये हो गई लीवर, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड है पित्ताशय, गॉल ब्लैंडर जिसको कहा जाता है, पित्ताशय, ठीक है। अब पीतरस का स्रावण तो यह हुआ, पीतरस का संग्रहण, स्टोरेज पित्ताशय में होगा। तो इसका फंक्शन क्या है, अच्छा स्ट्रक्चर कैसी है इसकी दिख रही है, नाशपाती के आकार की होती है। कैसी होती है, नाशपाती के आकार की स्ट्रक्चर, संरचना। और देखो यकृत के अंदर से ही घूम रहा है, ये देखो ये रहा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पित्ताशय यकृत के अंदर से, वहां तो बनता जाता है बाइल जूस और यहाँ स्टोर होता जाता है, थैली एक ये इसके अंदर वो स्टोर हो रहा है। फंक्शन क्या है इसका, तो पीतरस का स्रावण, पीतरस बाइल जूस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पीतरस का श्रवण वहां हो गया। और इसका काम क्या है, पीतरस का संग्रहण, उसको स्टोर करने का काम करता है। श्रावण यकृत, संग्रहण पित्ताशय, याद रख लेना वहां पर रखता है आशय, ठीक है। ये हो गई आपके पित्ताशय की बात, ठीक है। हाँ, ये आपके पीतरस का संग्रहण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ओके। उसके बाद बात करते हैं ये बाइल जूस क्या है, दो बार आ गया, वहां भी पीतरस आ गया, यहाँ भी पीतरस आ गया, है क्या ये पीतरस, तो ये पीतरस क्या है, पीतरस या बाइल जूस, पीतरस या बाइल जूस क्या है ये पीतरस, पीतरस, पीतरस का स्रावण यहाँ पर, संग्रहण यहाँ पर। पीतरस एक हरे पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, क्या होता है, हरे पीले रंग का क्षारीय तरल, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पीत वर्णक होते हैं, पीत लवण, बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, अच्छा हरा पीला रंग जो देते हैं ना, वो इसमें बाइल पिगमेंट्स वर्णक होते हैं, वही उसको कलर देते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अच्छा पीलिया होता है तो उसमें क्या होता है, इस यकृत का एक और फंक्शन है, ये बिलीरुबिन को अवशोषित करता है, बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। जब ये लीवर बिलीरुबिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है तो वो पूरे के पूरे शरीर में हमारे फैल जाता है, जिसी कारण पीलिया होता है। चीज समझ में आ गई, तो बिलीरुबिन का अवशोषण जब यकृत बंद कर देता है तो पूरे शरीर में फैल जाने के कारण ही पीलिया होता है। चीज समझ में आई। तो बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, जबकि बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। अभी मैंने कहा क्षारीय तरल है, क्या है, क्षारीय है, ठीक है। तो इसकी पीएच कहाँ से होगी, 7 से पहले होगी कि 7 के बाद होगी या 7 होगी, आप सभी जानते हैं 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से पहले एसिडिक होता है और उसके बाद अल्काइलिन मतलब क्षारीय आता है। तो इसकी पीएच कितनी होती है, तो 7.7। इंपॉर्टेंट है पीएच 2-3 की, लार की, इसकी और 1-2 भी और लिखवाऊंगी अग्नाशी रसिस की, तो इसकी क्या है 7.7। डन। तो पीतरस क्या है, अच्छा इसका फंक्शन क्या है वो भी एक साथ सुन लीजिए फिर मैं लिखती हूँ। इसका फंक्शन होता है, ये वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है। पाइसीकरण कुछ नया नया नाम लग रहा है, ये कैसा नाम हुआ, पाइसीकरण, इट मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। अच्छा कभी खाना बनाते बनाते तेल की पूरी कढ़ाई में पकोड़े तल रहे हो और एक ड्रॉप पानी की गिर गई, क्या होगा, पूरा ऐसे होगा, है ना। और अगर मैं कहूँ आपने पानी उबाल रखा है, उसमें अगर आपने तेल डाला, ये घर पे चावल तो सबने बनाए होंगे, अगर पानी उबल गया उसके बाद तेल डाल रहे हो या पहले भी तेल डाला, तो तेल का पूरा चम्मच भर के डालते हो। उसके बाद जब पानी डाला या पानी उबल गया, पानी उबलने के बाद उसमें तेल डाला तो पूरा का पूरा चम्मच भर के डाला था, हमने तो एक साथ डाला, पूरी की पूरी बड़ी बूंद बनी थी। देखना जब भी खाना बनाओ तो ध्यान से देखना, एक बड़ी बूंद बनती है,
उसके बाद वो छोटी 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 बूंदों में टूट जाता है फेट, बहुत छोटी छोटी बूंदें जैसे अलग अलग हो जाती है, पूरे में फैल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वसा का पाइसीकरण या इमल्सन। ठीक है, इस इमल्सन के थ्रू ही हमारी क्रीम और ये सब बनती है। समझ में आ गई? तो पानी में तेल या तेल में पानी, तब वो वसा का पाइसीकरण या इमल्सन बनता है। बिलीव ना हो तो करके देख लेना। चावल बनाओ तो पहले पानी डाल देना पूरा, उसके बाद उसमें तेल एक पूरा पूरा चम्मच डालना, फिर छोटी 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 बूंदों में टूट जाएगा। मतलब वसा का बड़ी बूंद का, ये पूरी की पूरी बड़ी बूंद थी, इस बड़ी बूंद का छोटी छोटी बूंदों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? वसा का पाइसीकरण या इमल्सन कहलाता है। जो काम कौन करता है? तो पीतरस यही काम करता है, वसा का पाइसीकरण। याद रखने का तरीका है पिता वसा, पिता वसा, पिता वसा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि वसा का पाइसीकरण किस रस में होता है, तो पीतरस में होता है, पिता वसा, पिता वसा। डन? चीज समझ में तो आ गई? पाइसीकरण क्या है ना? इमल्सन। हाँ, सबसे पहले कैसे रंग का होता है, क्या है, क्षारीय कि अम्लीय? तो हरे पीले रंग का। अच्छा, ये कैसी थैली थी? ये तो हरे रंग की थैली है, ये तो दिख रही है ना, हरे पीले रंग का क्षारीय तरल। पीएच क्या होती है इसकी? 7.7। फंक्शन, कार्य क्या है इसका? वसा का पाइसीकरण करना। पाइसीकरण मतलब इमल्सन। बिलीरुबिन इसको येलो कलर देता है, जबकि बिलीवर्डिन इसको ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके पीतरस की। पिताशय कंप्लीट, यकृत कंप्लीट। अब तीसरी बात करेंगे अग्नाशय की। ये दिख रहा है आपको, ये पैनक्रियास, ये अग्नाशय, ये दिख रही है, ये येलो वाली, ये क्या है? यही है अग्नाशय पैनक्रियास, जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका अग्नाशय। अब आगे बात करते हैं इसकी। यहाँ तो ये पूरा बढ़िया अग्नाशय। पैनक्रियास, क्या होता है अग्नाशय? क्या फंक्शन होता है, क्या काम है? अभी हमने लिखा था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, पैनक्रियास है। ठीक है, मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि। एक चीज, ये दोनों की है, वो बहिस्रावी की थी, ये दोनों की है। क्यों? क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कांस्टेबल में आ चुका है क्वेश्चन। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित निम्नलिखित में से एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। वापस अंतःस्रावी में वापस इसको पढ़ेंगे, अभी पाचन तंत्र में पढ़ रहे हैं, फिर अंतःस्रावी में वापस पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर अंतःस्रावी हार्मोन्स की बात करें, यहाँ इसके एंजाइम्स की बात करेंगे, वहां पर इसके हार्मोन्स की बात करेंगे। दोनों का श्रावण करता है ये, अंतःस्रावी में हार्मोन्स का और बहिस्रावी में एंजाइम्स का, है ना। तो कैसी ग्रंथि है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। दूसरी चीज, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, क्योंकि वहां फर्स्ट नंबर पे थायराइड और सेकंड नंबर पे ये आएगी। डन? ये दो बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ वो याद रख लेना। ठीक है, और सब छोड़ सकते हो। हाँ, तो ये अग्नाशय, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। वो एक ट्रिक में याद करवा दूंगी फटाफट से। तो इधर देखते जाइए, अग्नाशय क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह ये काम करती है। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्रावण ये करती है। अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह ही क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है, बहिस्रावी में एंजाइम स्रावित करती है, अंतःस्रावी में हार्मोन्स स्रावित करती है। इसमें एंजाइम, अभी हम एंजाइम पढ़ेंगे,
और जब अंतःस्रावी पढ़ेंगे उस टाइम इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन, उस टाइम पढ़ेंगे। अभी एंजाइम्स पढ़ेंगे इसके, ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताई, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, अच्छा पहली सबसे बड़ी तो यकृत थी, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। डन। और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात तो इसकी अभी यहाँ ये अग्नाशय, अग्नाशय ये बात हो गई। अब इसके अग्नाशयी रस, इसमें अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाए जाते हैं जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। जैसे जठररस में एंजाइम्स पढ़े थे 3, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, वैसे इसमें भी 3 है। दो नेम तो आपको दिखे लग रहे हैं। एमाइलेज एक बार पढ़ चुके हैं, लाइपेज भी एक बार पढ़ चुके हैं। लाइपेज मैंने बताया था हमेशा वसा का ही पाचन करेगा, लाई में तेल नहीं, लाई में तेल नहीं। लाई बता चुकी हूँ, जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो सुन लीजिए। लाई क्या होता है? जो भेलपुरी खाते हैं उसमें मुरमुरे डलते हैं, उसको बोलते हैं लाई। उसमें तेल नहीं होता है, डाइट करने में वही खा जाता है। तो लाई में तेल नहीं, लाई में तेल नहीं, तेल मतलब वसा। तो वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज। याद रखने की ट्रिक्स है वसा का पाचन, क्योंकि बाद में बहुत सारे एंजाइम्स हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ट्रिक से याद रखेंगे तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ एक बार ट्रिक पढ़ लोगे ना, दिमाग में रख लोगे, तो वहां भले अभी भूल जाओ लेकिन उस टाइम वापस आपके माइंड में वो ट्रिक्स इंडिकेट हो जाएंगी और आप आंसर सही करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो टेंशन मत लेना कि इतनी सारी ट्रिकें हैं कैसे होगा, तो वहां सारी याद आ जाती है उस टाइम पे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगा, ट्रिक माइंड में रहेगी, 2-3 बार बस एक बार ट्रिक से पढ़ लिया कीजिए कि हाँ ये ट्रिक बताई गई है तो ये ट्रिक इसमें लगानी है, तो याद रहेगा। वरना ऐसे ही पूरा का पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ, एमाइलेज हमने लाल ग्रंथियों में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज क्या काम था? एमाइलेज याद आया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था, तो यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करेगा ये। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इसकी भी ट्रिक है, थोड़ी हंसी आएगी देखना। एमाइलेज, एमाई रोटी दे, रोटी मतलब गेहूं, गेहूं से बनती है और वो किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। तो एमाई रोटी दे, एमाई रोटी दे, एमाई लेज, एमाई लेज, एमाई रोटी दे, मतलब रोटी मतलब गेहूं से बन रही है। गेहूं किसका? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो एमाइलेज किसका है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक एंजाइम है। ध्यान आ जाएगा। ट्रिप्सिन, हाँ इसकी बड़ी खतरनाक ट्रिक है। पेप्सिन याद है? पेप्सी पी प्रोटीन का पाचन किया था, यहाँ पर ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना। आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन। क्वेश्चन आता है अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है और फर्स्ट ऑप्शन पे आपको पेप्सिन ही मिलेगा, ट्रिप्सिन नहीं मिलेगा। तो याद रखना, ट्रिप्सिन अग्नाशय में करता है, पेप्सिन नहीं करता। ट्रिप्सिन, सभी स्कूल गए हो आप? सभी गए? हाँ हम भी गए बहुत पहले। तो ट्रिप्सिन में क्या होता है, जैसे आप याद एक इमेजिन करो कि आपके स्कूल का नाम अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। पैनक्रियाज स्कूल का नाम है, हमारे स्कूल का नाम क्या है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। वहां पर हम स्कूल में टिफिन लेके जाते थे, तो उस टिफिन में आप टिफिन लेके गए हो, ठीक है, लंच में। फिर टिफिन में आप कौन सी सब्जी लेके गए हो? तो सोयाबीन की सब्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो किसकी सब्जी लेके गए हो? सोयाबीन की। किसकी? सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन किसका सोर्स है? प्रोटीन का स्रोत है। किस में ले गए हो? टिफिन में। और कौन से स्कूल में? नाम क्या है स्कूल का? तो अग्नाशय। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन मतलब सोयाबीन का पाचन कौन कर रहा है?
टिफिन मतलब ट्रिप्सिन, टिफिन मतलब ट्रिप्सिन, टिफिन मतलब ट्रिप्सिन। और टिफिन में कौन सी सब्जी ले गए? सोयाबीन की, जो किसका प्रोटीन का सोर्स है, टिफिन। और किस में, कौन से स्कूल में? अग्नाशय में। तो अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। माइंड में डायरेक्ट इंडिकेट होना चाहिए अग्नाशय आते ही टिफिन, टिफिन मतलब ट्रिप्सिन, और सोयाबीन की सब्जी मतलब प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन का, ध्यान रखना। ये तो आपको समझ में आ गया, ये बार बार रिपीट होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का पूछा जाता है। डन। हाँ, ये बात हुई अग्नाशय रस की। अच्छा, अग्नाशय रस, अभी मैंने एक चीज बताई, इसकी पीएच नहीं बताई, बता देती हूँ पीएच और कैसा होता है। तो ये भी क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो इसकी पीएच क्या होगी? 7.5 से 8.3 के बीच इसकी पीएच होती है, 7.5 से 8.3। डन। ये बात हुई आपके अग्नाशय के। मिश्रित ग्रंथि है मानवाशय की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और 3 एंजाइम है, जिसमें भी आपको एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। ये 2 लाइनें याद रखनी है और ये ट्रिप्सिन वाला याद रखना है। किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अब आगे बात करते हैं अग्नाशय के बाद। अग्नाशय रस बात कर ली हमने। अच्छा, आंतरीय रस, ये चीजें एक साथ क्यों लिखा रही हूं? ताकि ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे आपको। आंतरीय रस, इंटेस्टाइल जूस, ये भी क्षारीय है, ठीक है। इनके पीएच भी सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए दोनों साथ में दिखा रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद रहे। और एंजाइम्स भी थोड़े सेम है, ठीक है। क्षारीय, पीएच क्या होती है इसकी? पीएच 7.5 से 8.5। और डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन 8 का ही देता है, तो ध्यान रखना, ये एवरेज और फिक्स पूछे तो 7, 8। डन। ओके। आंतरीय रस, इंटेस्टाइल जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो हाँ, सबसे पहले देखिए आंतरिक रस में एंजाइम कौन कौन से हैं। हाँ, अभी हमने पेप्सिन की बात की थी, कहाँ पे थे? आमाशय में प्रोटीन का पाचन करा था, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन टिफिन ने किया। यहां पर पेप्टिडेज या इरेप्सिन भी बहुत बुक्स में मिल जाता है, और एग्जाम में इरेप्सिन भी आ जाता है, तो ध्यान रखना दोनों चीजें। किसका पाचन कर रही है? प्रोटीन का पाचन करती है आंतरीय रस में। याद है मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन हमारे अंदर नहीं होता, डायरेक्ट निकाल जाता। स्टार्च का हम पढ़ चुके हैं लार में, जब मैंने बताया था शर्करा का बताऊंगी तो वो आंतरिक रस में आएगा, तो वो शर्करा वाला तीनों का तीनों इसी में ही होगा। तो सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम। उसमें भी लाइपेज पड़ा, इसमें भी लाइपेज है, ठीक है। अच्छा, एक नाम तो पता, लाइपेज एंजाइम किसका करेगा? वसा का पाचन करेगा। पेप्टिडेज मतलब पता चल गया, पेप्सी पी वाली ही ट्रिक है। पेप्टिडेज मतलब प्रोटीन का पाचन करेगा। अब ये 3 नए आ गए, ये क्या है? तो इनकी बात करते हैं। सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, सुक्रोज का पाचन, सुक्रोज के पाचन में सहायक है। माल्टेज माल्टोज के पाचन में। एज लगकर एंजाइम का नाम आ जाता है, माल्टोज का पाचन।
माल्टोज माल्टेज, सुक्रोज सुक्रेज, और लैक्टोज का पाचन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम। चीज समझ में आ गई किसका पाचन कर रहा है, ये तो आ गया। सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है? माल्टोज होती है मांड शर्करा, लैक्टोज बता चुकी हूं मैं, दुग्ध शर्करा। मिल्क क्या बताया था, मिल्की शुगर या शुगर मिल्क, दुग्ध शर्करा, ठीक है। और ये भी बताया था उस टाइम, मिल्क प्रोटीन और मिल्क एंजाइम भी बताया था, रेनिन मिल्क एंजाइम है, और मिल्क प्रोटीन कैसिन, और मिल्क शुगर लैक्टोज शर्करा, ठीक है। ये मान शर्करा होती है, माल्टोज चावल इनमें पाई जाती है, सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। ये तो समझ में आ गया, सुक्रोज सुक्रेज, एज लगा के एंजाइम का नाम बन जाता है, माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम। तो नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है और एंजाइम पूछता भी नहीं है, तो इसलिए हाँ नाम सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब पूछ लेगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है जो मैं अब लिखूंगी उससे क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। इसके पीएच नहीं पूछता, पीएच पीतरस की और लार की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो ये तीन जो लिखूंगी वो है इंपॉर्टेंट। सुक्रोज किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है, और लैक्टेज या लैक्टोज किस में टूटता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो सुक्रोज किस में टूटता है, तो ग्लूकोज प्लस फैक्टोज में, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। फॉर्मूला पता है ना, C6H12O6। लैक्टोज ग्लूकोज, अच्छा ये तीनों की तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे थे ना सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड्स थे। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो हमारे स्टार्च होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत से अणुओं से मिलकर, सैकेराइड अणुओं से मिलकर बनता है। फिर डाइसैकेराइड्स बनते हैं जिनमें दो अणु पड़े होते हैं, मतलब सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, क्योंकि इसमें दो दो अणु हैं। फिर बात करते हैं मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ एक ही अणु होता है, वो है ग्लूकोज फैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है। आगे जब संतुलित आहार पढ़ाऊंगी तब उसमें भी बताऊंगी। चीज समझ में आ गई। स्टार्च सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, मैं बात करूं सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज तो इसमें दो दो अणु है इसलिए डाइसैकेराइड, और ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज फैक्टोज इनमें एक एक अणु ही है इसलिए मोनोसैकेराइड प्लस ग्लैक्टोज। अच्छे से संतुलित आहार में पढ़ेंगे। ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज का क्या है, तो ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, यही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सुक्रोज किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है और लैक्टोज किस में टूटता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, ट्रिक है इसकी भी। सूफ क्या है, सूफ। अच्छा एक चीज तो कॉमन है तीनों में, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों में कॉमन है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। याद क्या करना है अपन को, पीछे वाला कि फैक्टोज आ रहा है कि ग्लूकोज आ रहा है कि ग्लैक्टोज आ रहा है। तो इधर देखना, सूफ, सूफ से सुक्रोज में ग्लूकोज के अलावा और क्या चीज है, तो फैक्टोज है। क्या है, फैक्टोज है। याद हो गया सूफ। अब जब भी सूप खाओ मतलब सेब खाओ तब याद करना सूफ, क्या याद रखोगे, सूफ, क्या याद रखोगे, सूप। या सूप पियो तब भी याद रखना सूफ। सूफ मतलब सुक्रोज में ग्लूकोज के अलावा और कौन सा होता है, तो फैक्टोज होता है। डन, याद हो गया। उसके बाद बात करते हैं माल्टोज। कौन सा टोज, माल्टोज। अच्छा इधर देखो माल्टोज, ये रहा माल और ये टू, मतलब कितने माल है, दो, टो लिखा हुआ है मतलब टू, कितने माल है, दो। और हमारे लिए माल क्या है, ग्लूकोज, जो हमारे अंदर जा रहा है हम खा रहे हैं उससे हमको ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है, तो हमारे लिए तो वही माल हुआ। तो इसमें ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, माल्टोज, दो माल मतलब ग्लूकोज के दो अणु, माल्टोज, माल्टोज। नाम में ही उसका आंसर मिल जाएगा, बस ट्रिक से याद रखना। फिर लैक्टोज, लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। देखना आप समझना, ग्लूकोज तो तीनों में कॉमन है, ध्यान है। अब ग्लूकोज का क्या कर दिया, ग ले लिया इसने उधार, क्या किया, ग ले लिया उधार, और लैक्टोज पूरा का पूरा ऐड हो गया,
चीज समझ में आई? तो सिर्फ ग्लूकोज के आगे ये जब लैक्टोज देख लो ना, तो ये लैक्टोज देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये लैक्टोज में ही है। कंफ्यूजन खत्म। लैक्टोज देख लिया मतलब लैक्टोज में है। लैक्टोज 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 डन। ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फैक्टोज, सूफ से याद रख लेना। उसके बाद माल्टोज में 2 माल मतलब ग्लूकोज के 2 अणु हैं, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, आगे भी लैक्टोज पीछे भी लैक्टोज, बस ग ऐड हो रहा है। डन। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये चीज ध्यान रखना ट्रिक से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चीज समझ में आ गई है? ये हो गई आपकी बात आंतरीय रस की। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही वाले हैं, और पूरा आंतरीय रस इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यही तीनों चीजें हैं जो अभी याद कराई ट्रिक से। डन। ये हो गई आपकी बात इसकी। अच्छा, लाइपेज एंजाइम में तो लिखा ही नहीं, किसका पाचन करता है लाइपेज एंजाइम? वसा का पाचन। इतनी बार पढ़ चुके हैं इसको तो। लाई में तेल नहीं, ये बात हो गई आपकी पूरी की पूरी। संबंधित पाचक ग्रंथियां भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने जो टीथ और छोड़े थे टंग वाला, वो वाला टॉपिक। जो मुख गुहा में मैंने कहा था आगे स्लाइड्स में पढ़ूंगी, इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए, ये जीभ, टंग, स्वाद पूछे जाते हैं तो मुख गुहा का दूसरा वाला भाग है मुख गुहा। बकल कैविटी में, मुख गुहा में फर्स्ट वाला जीभ, टंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। हाँ, जब मैंने आपको बोन्स पढ़ा थी, हायोइड बोन्स। अच्छा, हायोइड बोन्स पढ़ने का तरीका है, सारी खुद पे टच करके फील करके तब करोगे। हाँ, यहाँ पे ये बोन्स है, यहाँ पे ये बोन है, एक एक बोन को टच करके फील करके तब नाम बोलोगे। हाँ, ये यहाँ पढ़ाई थी, ये यहाँ पढ़ाई थी, इसका ये नाम है, तो बोन्स याद होंगी। 200 की 206 खुद पे देखना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन है और नाम क्या है, और 2 से 3 बार वो चीज़ करोगे, रट जाएगी पूरी, अच्छे से याद हो जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसे सिर्फ नाम पढ़ने से वो नहीं होगा, साइंस को खुद पे पढ़ना पड़ता है पूरा। ठीक है, फिर ठीक है, ये जीभ की बात करते हैं। अच्छा, जीभ में 3 भाग हो रहे हैं, कौन कौन से? हायोइड अस्थि में भी पढ़ाया था, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, हाँ, तो ये आपका अग्र वाला, फिर ये मध्य वाला और ये पश्च वाला। और मैंने कहा था पश्च वाला जो भाग है वही आगे जाके हायोइड अस्थि से जुड़ा होता है। पश्च भाग को आधार भाग या बेस पार्ट भी कहते हैं, तो वो आगे जाके हायोइड अस्थि से जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका अग्र भाग, 3 भाग होते हैं जीभ के, बताया था। ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो जीभ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स में बांटी जाती है। हमारी जीभ पर लाल लाल उभार पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको पेपिलास या टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, जो स्वाद का पता लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्वाद अंकुरक, टेस्ट बर्ड्स, पेपिलास, सब उनको ही कहा जाता है। ओके, हाँ, स्वाद की बात करते हैं इनमें। तो देखिए, स्वाद, स्वीट, अग्रभाग में मीठा स्वाद आता है, तो ये मीठा, ये दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा मीठा स्वाद अग्रभाग में। जैसे ही आपने मिठाई का फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, हाँ मीठा है ना। लेकिन कड़वा लास्ट में जाके पता चलता है, जब खाना खा के पूरी रोटी खा ली, फिर पता चला अरे इतनी मिर्ची थी, पहले नहीं लगी, बाद में खाने के बाद लगी, जब उठ गए तब पता चलता है मम्मी शक्कर दे दो, मम्मी मीठा दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो कड़वा तीखा पीछे लगता है। ये देखो, ये बिटर, कड़वा, पश्च भाग में ही कड़वा और तीखा पता चलता है। ठीक है, डन। उसके बाद बात करते हैं सॉल्टी और सॉर। अच्छा, ये सॉर मतलब क्या? मतलब होता है खट्टा। तो मध्य भाग में हमको क्या पता चलता है? खट्टा। ये देखो, जीवा के दोनों तरफ, दोनों कोनों पर, तो मध्य भाग में जीवा के दोनों कोनों में
या बगलों में भी कहते हैं, जीवा के दोनों कोनों या बगलों में खट्टा स्वाद। और ये नीचे की तरफ ये मिक्स दिख रहा है, ये होता है सॉल्टी, मतलब खारा स्वाद। तो चीज समझ में आ गई। अग्र भाग में मीठा, जीवा के दोनों बगलों में, मध्य भाग में बात करें तो खट्टा, और पीछे पश्च भाग में बात करें तो कड़वा या तीखा, और इसके जस्ट नीचे ये सॉल्टी वाले पार्ट हैं। चीज समझ में आ गई। ये आपके जीभ के स्वाद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था अग्र भाग में कौन सा स्वाद आता है, तो अग्र भाग में मीठा स्वाद, पश्च भाग में कड़वा या तीखा। ठीक है, आगे बात करते हैं दांत की। बकल कैविटी का सेकंड पार्ट, दांत, टीथ। हाँ, दांत कैसे? अच्छा, यही चीज ध्यान रखना, एक का क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने कमेंट में, तब भी मैंने वहां भी आंसर दिया था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्केलेटन पार्ट का नहीं है, तो यहाँ पढ़ाऊंगी, लेकिन आंसर मैंने वहां भी दे दिया था। दांत के कितने प्रकार होते हैं, उनका क्वेश्चन था कितने प्रकार होते हैं, तो मैं प्रकार भी बताऊंगी, डेंटल फॉर्मूला भी बताऊंगी और पार्ट्स भी बताऊंगी। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कितने? 3, और 4 टाइप्स का होता है, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, और 3 भाग और 4 प्रकार। प्रकार मतलब टाइप्स, भाग मतलब उसी के पार्ट। तो इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना भाग और प्रकार में। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? क्राउन, शिखर, ग्रीवा या गर्दन, नेक, और तीसरा जड़ या रूट, जड़ भाग। ठीक है, तो ये क्राउन, ये ग्रीवा और ये जड़ या मूल भाग जिसको कहा जाता है, आधार भाग। देखिए ये जो ये पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये इतना सा, उसके बाद ये मसूड़े वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये मसूड़े वाला पार्ट है। अच्छा, जिंजीवा को मसूड़ा ही कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो जिंजीवा, मसूड़ा। तो ये नेक वाला पार्ट, ये मसूड़े वाला पार्ट है, उसको नेक वाला पार्ट कहते हैं। और फिर नीचे पूरा का पूरा जो दांत के अंदर धंसा हुआ है, मसूड़े के अंदर जो धंसा हुआ है, वो हमारा पूरा का पूरा रूट वाला पार्ट है। इसके अंदर ये जो ये रेड रेड दिख रही है आपको, ये रेड और येलो, ये सब क्या है? तो ये नर्व्स है, तंत्रिका है, आर्टरी और वेन्स। मतलब तंत्रिका है, आलिन और निलय, उनकी सारी की सारी निकली हुई है, मतलब धमनी और शिराएं। जब आलिन निलय में हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी रक्त परिसंचरण तंत्र में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आलिन, निलय, धमनी, शिराएं। तो आर्टरी और वेन्स मतलब इसमें धमनियां और शिराएं जो ब्लड की आपूर्ति या ब्लड का सप्लाई करने में काम करती हैं, वो इसी में है। ये देखो, ये वाली सारी की सारी ये दिख रही है। तो ये नीले रंग की शिराएं होती हैं, वो आगे सारा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। उसके बाद 2 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है, ये इसके चारों ओर ये दिख रहा है येलो वाला, ये इसमें डेंटाइन होता है। किसका आवरण? दांतों के चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है? तो डेंटाइन का आवरण पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनेमल, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर पूरे के पूरे दांतों के भाग की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये सब नहीं पूछता, डेंटाइन वाला फिर भी पूछता, और सबसे ज्यादा इनेमल वाला। इनेमल की परत, ये क्या काम करता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या हिस्सा क्या है? तो वो इनेमल की परत ही है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या हिस्सा क्या है? इनेमल की परत ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग या हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रकार की। तो कितने प्रकार होते हैं? प्रकार कितने दांत के? तो 4 प्रकार। कौन कौन से? कृतनक, रदनक, अर्धचंवणक और चंवणक। इट मीन्स इंसाइजर,
कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। हमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत, है ना। तो वो 32 दांत कैसे बटे हैं? 8, 4, 8, 12 ऐसे बटे होते हैं 32 दांत, ठीक है। ये 4। अच्छा, चमड़क बहुत इंपॉर्टेंट, विजडम टूथ, बुद्धि दंत जिसको कहा जाता है हम, वो मोलर ही हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है विजडम टीथ कौन से हैं, तो वो चमड़क या मोलर ही आते हैं, ठीक है। बुद्धि दंत, ये बात हो गई। अच्छा, हमारे दांत ग्रत दंती, विषम दंती और द्विबार दंती हैं। ग्रत दंती, विषम दंती और द्विबार दंती। ग्रत दंती क्यों? क्योंकि मसूड़ों के अंदर धसे होते हैं। विषम दंती क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के। और द्विबार दंती क्यों? क्योंकि जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए। अभी मैंने आपको बताया कृतनक, रत्नक, अक्षवणक, चवणक। कृतनक का काम क्या होता है? तो क्या काम होता है? काटने का, काटने में सहायक है। रत्नक चीरने फाड़ने में सहायक है। अग्रचवणक चबाने व पीसने में सहायक है। और चवणक का भी यही काम होता है, चबाने व पीसने में काम करता है। कृतनक नाम से ही पता चल रहा है काटने का, रत्नक चीरने फाड़ने का, चवणक चबाने पीसने का, चवणक भी चबाने पीसने का। बुद्धिदंत इंपॉर्टेंट है ये। इधर देखिए, अभी हमने बात की, अब मैं डेंटल फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। पहले ये बात कर लेते हैं। द्विबार दंती, इस डायग्राम को बाद में समझाऊंगी, पहले इधर देख लीजिए। द्विबार दंती क्योंकि 2 बार दांत आते हैं। एक तो दूध के दांत जिनको मिल्की टूथ कहते हैं या प्राथमिक दांत भी कहते हैं। दूसरी बात, खाने के दांत आते हैं, ठीक है, जो परमानेंट या स्थायी दांत होते हैं हमारे, ये द्वितीयक है। ये प्राथमिक और ये द्वितीयक। डन? हाँ, कितने होते हैं? 20 और हमारे 32। इनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो 2102 2102, या बहुत बार 212 212 भी मिल जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। देखो कितने हैं? 5 हैं, इसको 2 इधर कर लूँ तो 10 और 10, मतलब टोटल कितने हो गए? 20 दांत। वैसे ही हमारे कितने होते हैं? हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 2123। कितने? 8 ऊपर 8 नीचे, 2 से इंटू कर दूं, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, मतलब टोटल कितने? 32 दांत, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इस 2102 की जगह बहुत बार 212 भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सही है, ठीक है। हाँ, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और ये मोलर। ये इंसिजर, कैनिन, ये प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है वो अब बताती हूँ। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये वाला फिर भी नहीं पूछता, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा 2 इंसिजर है, ये देखो, ये जो 2 दांत दिख रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इंसाइजर है, ठीक है। उसके बाद कैनिन की बात करूं तो हमने लिखा सिर्फ 1 दांत है, तो ये तीसरा वाला कौन सा है? कैनिन। फिर मैंने लिखे, देखो 2 वापस लिखा है प्रीमोलर में, तो ये 4th और 5th वाला जो दांत है वो प्रीमोलर, और 6ठा 7वां 8वां 3 दांत मोलर। मतलब पहला दूसरा दांत तो इंसाइजर, जो मैंने यहाँ लिखा 2, 1 दांत मतलब तीसरा दांत कैनिन, चौथा और 5वां 2, चौथा 5वां प्रीमोलर, और फिर 6ठा 7वां 8वां मोलर, जिसको बुद्धिदांत कहते हैं। ऐसा का ऐसा इस तरफ है, ये तो अभी ऊपरी जबड़ा है, ऐसा का ऐसा नीचे भी जबड़ा होता है, जिसमें 8 दांत यहाँ पर और 8 दांत यहाँ पर, मतलब 8 इस तरफ 8 इस तरफ 8 इस तरफ 8 इस तरफ, 16 ऊपर और 16 नीचे, 8 इस तरफ 8 इस तरफ पढ़ लिया। तो हमने ये पूरा पढ़ा, तो अब इंटू कर दूंगी 2, तो ऊपर नीचे, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा हाफ हाफ के 2 इंटू कर दिया, तो 8 8, मतलब 2 से इंटू किया तो 16 16, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। वैसे ही बच्चों के 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे होते हैं, 20, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई?
तो प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनिन, ऐसे ही एक और अगर हम बात करें वयस्क की, मतलब किशोर की, ये 2 बार दांत हो गए। 17 से 20 साल में जब ये जो ये 2 एक एक बड़ी हैं चारों तरफ, एक 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 एक, यहाँ पर वो 28 दांत हम बोलते हैं, 28 दांत 4 दाढ़ें आती हैं, तो वो 28 दांत इनमें होते हैं। 17 से 20 साल में 28 दांत, 4 दाढ़ों की कमी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2122, 2122। इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये आपके 7 दांत ऊपर, 7 दांत नीचे, इंटू 2 कर लो जैसे मैंने यहाँ किया था, क्योंकि ये बात कर रही हूँ तो यहाँ इंटू करके कर लो। तो 14 ऊपर 14 नीचे, मतलब टोटल कितने दांत हो गए? 28 दांत। चीज समझ में आ गई? हाँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, 2123 2123। 8 दांत इसके, फिर 4, फिर 8 और फिर 12। चीज समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा आपका डेंटल फॉर्मूला, टाइप्स और पूरी बात हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।